आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बड़ी खबर सबसे पहले मुंबई से, जहां पर 19 साल की एक लड़की की लाश मिली है। और जो खबर मिल पा रही वो ये कि संदिग्ध परिस्थितियों में ये लाश मिली है। 19 साल की लड़की है जिसकी लाश मिली है मुंबई में, संदिग्ध हालत में ये लाश मिली है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। खार इलाका जहां पर लड़की की लाश मिली, तफ्तीश में पुलिस जुट गई है और आगे की कार्रवाई अब लगातार जारी। लड़की की संदिग्ध हालत में लाश मिली है खार इलाका, जहां पर 19 वर्षीय लड़की की लाश मिली है। ये बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध हालत में लाश मिली है। न्यू ईयर पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच झड़प हुई, इस तरह की खबर भी आ रही है। आशंकाएं बहुत हैं। पुलिस फिलहाल तमाम एंगल से जांच में जुट गई है, तफ्तीश कर रही है। साथ ही कौन कौन मौजूद थे, इस लड़की के बारे में भी और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालात किस तरह के थे, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बातचीत की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है इस पूरे मामले में। 19 वर्षीय लड़की जिसकी संदिग्ध हालत में लाश मिली हर इलाके से, ये बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कई एंगल्स हैं जिसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। एजाज खान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एजाज, क्या खबर मिल पा रही है फिलहाल, और ये जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कौन है ये लोग? देखिए, पुलिस के मुताबिक ये दोनों लड़की जो है उसके दोस्त ही हैं जिनसे पूछताछ के लिए हिरासत में ली गई है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर जो मौत की वजह क्या है, किस हालत में ये मौत हुई है। पुलिस लगातार इन दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है ताकि सच सामने आ सके कि आखिर क्या वजह थी और किन हालत में इस जो लड़की है इसकी मौत हुई है। जी, लड़की के बारे में क्या और जानकारी मिल पाई है? देखिए, लड़की है खारी इलाके में अपने दोस्त के साथ गई थी। चूंकि उसके पहले वो अपने जो फादर है उनका बर्थडे था, वो पहले अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट कर थी। उसके बाद करीब 12:30 बजे वो अपने दोस्तों के साथ गई थी। पुलिस के मुताबिक जो पार्टी है वो खत्म हुआ था। उसके बाद इन दोनों के बीच में आपस में जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये तीनों सीढ़ी के नीचे से उतरे थे। बताया जा रहा कि जब वो सेकंड फ्लोर पर आए थे उसके बाद से ही ये आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से ये हादसा हुआ था। लड़की जो है 19 साल के करीब है और किसी कॉलेज में वो पढ़ती है। जी, जिस इलाके में जहां पर ये लाश मिली है, किस तरह का ये पूरा इलाका है? देखिए, ये खार इलाका है, बिल्कुल पॉश इलाका है। और खासकर जो बिल्डिंग है, भागीरथी हाइट बिल्डिंग है, वो भी काफी अच्छी बिल्डिंग, काफी पॉश बिल्डिंग मानी जा रही है। हालांकि लोग जो वहाँ के हैं, रात में मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, लेकिन कोई लोग जो बात करना नहीं चाह रहे थे, इस बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल, एजाज नजर आप बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल 2 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे खार इलाका, जहां पर 19 वर्षीय लड़की की लाश मिली है। आगे बढ़ेंगे। पूरे देश को जिस खबर का इंतजार था वो आखिरकार लोगों को मिल गई। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। नए साल के पहले ही दिन देश को कोरोना की वैक्सीन मिल गई और सरकार की कमेटी ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। कोरोना के खिलाफ भारत को मिल गई वैक्सीन। पहली वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। नए साल पर सरकार का देश को बड़ा तोहफा। नए साल के पहले ही दिन इससे बड़ी और अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। साल 2020 कोरोना की महामारी लाया और साल 2021 के पहले ही दिन उसका खात्मा करने वाली वैक्सीन की सौगात लेकर आया। सरकार की बनाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार की है।
जिसे ट्रायल में 90% तक कारगर पाया गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई को अंतिम फैसला करना है। उसकी हरी झंडी मिलते ही भारत में वैक्सीन दिए जाने की तारीख लगभग तय हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस कोविशील्ड वैक्सीन को इजाजत मिली है वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। आज तक ने अपनी एक्सक्लूसिव लैब रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि करीब 5 करोड़ डोज अभी तैयार हैं। आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें, उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी? 2000 ये मार्च अप्रैल में हो सकता है। केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद। वैक्सीन तैयार है और इसे पहले दौर में दिए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए कल से पूरे देश में ड्राई रन शुरू हो रहा है। इस ड्राई रन से पहले दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम बैठक की। हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहां जहां हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। वैक्सीन बनाने के मामले में भारत के पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नंबर 1 है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में भारत का तजुर्बा सबसे ज्यादा है। भारत में वैक्सीनेशन का नेटवर्क भी सबसे बड़ा है। वैक्सीन को कंपनी से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से तमाम राज्यों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भेजने की तैयारी भी पूरी है। कोल्ड चेन से जुड़े साधन और संसाधन जुटा लिए गए हैं। लेकिन वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि अब ढिलाई बरती जाएगी। इस अभियान से पहले पीएम मोदी ने देश को एक नया मंत्र दिया है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। तो अब दवाई के साथ भारत कोरोना के खिलाफ सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला है। देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी है, बस वैक्सीनेशन की तारीख तय होना बाकी है, यानी कि किस दिन उसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन तब तक जरूरी यह है कि अपनी तैयारियों को परख लिया जाए और इसीलिए सरकार ने तय यह किया है कि आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। और यह ड्राई रन क्यों जरूरी है और ड्राई रन कैसे होगा, इन तमाम सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। भारत में बनी वैक्सीन हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। टीमें तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पूरा देश तैयार है और वैक्सीन भी तैयार है।
वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन जरूरी है। इसीलिए वैक्सीनेशन के राष्ट्रव्यापी फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन तय हुआ है 2 जनवरी। 2 जनवरी को सारे देश में विशेष रूप से राजधानियों में और जहां पर भी स्टेट्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहें, वहां पर एक मॉक ड्रिल वैक्सीन को देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी ना रहे, वो कल होने जा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना और उन्हें इसे लगाने के लिए तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है और अब वक्त है इस चुनौती से निपटने की तैयारियों को परखने का। इसी का नाम है ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर राज्य की राजधानी में कम से कम 3 सेंटर्स पर ड्राई रन होगा। कुछ राज्य उन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हो और जहां सामान की आवाजाही मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्य राजधानी के अलावा भी अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। दिल्ली के अंदर हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल ये ड्राई रन होने वाला है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जीटीबी अस्पताल के अंदर, इसी तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन पीएचसी के ऊपर, और इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्राइवेट वेंकटेश्वरा अस्पताल में विस्तार से वहां की तैयारियों की समीक्षा की है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस ड्राई रन में क्या क्या होगा ये भी आपको समझना चाहिए। ड्राई रन के दौरान असली वैक्सीन की जगह किसी दूसरी दवा या खाली शीशियों को ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना होगा जैसे वैक्सीन को किया जाना है। फिर उन दूसरी वैक्सीन या खाली शीशियों को अस्पताल में वैसे ही कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा जैसे असली वैक्सीन को किया जाना है। ड्राई रन के दौरान वैक्सीन प्रोग्राम को ट्रैक करने के लिए तैयार की गई कोविन मोबाइल ऐप का भी ट्रायल होगा। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की सूचना को ऑनलाइन दर्ज करने के सिस्टम को परखा जाएगा। ड्राई रन के लिए चुने गए लोगों को एसएमएस भेजकर सूचना देने का भी ट्रायल होगा और फिर वैक्सीन सेंटर पर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन उसी तरह से किया जाएगा जैसे असली वैक्सीनेशन हो रहा हो। यानी लोगों तक वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने से पहले वैक्सीन ले चुके लोगों का रिकॉर्ड रखने तक की रियल टाइम प्रैक्टिस ही ड्राई रन है। जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में ऐसा ड्राई रन किया जा चुका है जिसमें पंजाब, गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश शामिल थे। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। अब पूरे देश में 2 जनवरी को एक साथ ड्राई रन होगा और फिर शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीन फाइनल हो चुकी है, डेट अब बस आने ही वाली है। गांधीनगर से गोपी गांगर और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वैक्सीन को राजनीति और अफवाहों से बचाने वाले टीके की भी जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन पर अफवाहों, धर्म और भ्रम की मिलावट करने वाले भी तैयार बैठे हैं। सूअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हो, वो इस्लाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। वैक्सीन बनाया है उसको हरगिज़ ना मंगाए। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं दुनिया की बेहतरी के दुश्मन है। चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नजदीक हराम है, हराम है, हराम है। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। हरियाणा के मंत्री विज साहब शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया।
एक्सप्लेन किए कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकंड डोज के बाद इतने दिनों बाद सुअर के मांस से बनी हो चाहे गधे के मांस से बनी वैक्सीन आ गई है ना। हिंदुस्तान में 21वीं सदी के 21वें साल की सुबह कोरोना से बचाने वाले भारत के पहले टीके की किरणें फैलने की खबर आने के साथ हुई। तो अब जरूरी हो गया है कि अफवाह की मिलावट टीके में करने वालों से सावधान किया जाए। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवी का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। प्रधानमंत्री तक को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले अफवाहों का सर्कुलेशन तेजी से हुआ। ताजा मामला भारतीय सूफी मुसलमानों की संस्था रजा अकादमी से जुड़ा है, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन के निर्माण में सुअर से निकले अर्क के इस्तेमाल की आशंका जता दी। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सुअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाएं। पूरा विवाद शुरू हुआ था इंडोनेशिया से, फिर वैक्सीन को लेकर धार्मिक प्रतिबंधों की बयानबाजी यूएई आई। अमेरिका में भी कुछ संगठनों ने सवाल उठाए। इसके बाद भारत में कई धर्मगुरु टीका पर धर्म की पाबंदियों की टीका टिप्पणी करने लगे। कुरान में हुक्म है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में हुक्म है, जो एक सुअर और उसकी कोई भी पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट और इंग्रेडिएंट एक मुसलमान के लिए उसका किसी भी तरह से उसका यूज, उपयोग उसका हराम और अवैध है। मुसलमान उसको नहीं यूज कर सकता, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इंजेक्शन की जरूरत अगर उस मरीज को हो जो बिल्कुल मरने वाला हो और इस इंजेक्शन को लगाने के बगैर वो बच नहीं सकता, तो उस वक्त अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लिया जाए, तो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है ताकि उस मरने वाले आदमी की जान बच सके। उस वक्त तो ये इंजेक्शन उसके लिए जायज होगा, लेकिन एक तंदुरुस्त तवाना आदमी उसको लगाए, उसके लिए ये जायज नहीं होगा। अगर सुअर की चर्बी वाली कोई शय भी मुसलमान अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए हराम है। तो इस बात की वजाहत जरूरी है। अगर कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है तो वो मुसलमानों के लिए उनकी ईमान से टकराव होगा। दरअसल सुअर के मीट से बने जेलेटिन का इस्तेमाल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान सुरक्षित रखने के लिए होता रहा है। इसी आधार पर पहले भी कई मुस्लिम संगठन वैक्सीन का विरोध करते रहे। इस बार इंडोनेशिया के मुस्लिम धर्मगुरु चीन से जब वैक्सीन लेने पहुंचे तो एक बार फिर ऐसी वैक्सीन लेने से इनकार किया जिसमें जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ हो। बस इसी के बाद कौवा कान ले गया वाली कहावत के आधार पर बिना सच जाने देश के कई धार्मिक संगठन भारत में भी वैक्सीन के ऊपर धर्म का इंजेक्शन लगाने लगे। तो ऐसी चीजें जो सुअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हों, वो इस्लाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। तो ऐसी वैक्सीन जो भी कंपनियां बना रही हैं, उनको जो है सुअर के मांस से जो है परहेज करना चाहिए। और भी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन इससे परहेज करने की जरूरत है। एक विशेष धर्म के भीतर ही सबसे ज्यादा इसका विरोध दिख रहा है। इसका कारण क्या? जानकार कहते हैं वजह है साक्षरता कम होना, गरीबी ज्यादा होना और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख है। 1/4 यानी 4.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। रिसर्च बताती है कि आधी मुस्लिम महिलाएं साक्षर तक नहीं है। इसलिए अगर इस तरीके का डिस्कशन होगा, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाएंगी और एक वैक्सीन के आने से पहले ही उस पर इस तरीके की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर आवाम में बहुत हद तक कन्फ्यूजन पैदा होगी। और अगर इस तरीके की कन्फ्यूजन पैदा होती है तो जिस तरीके से आपने देखा कि पोलियो के सिलसिले में हमारा हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला गया और फिर कई लोग उससे अपाहिज भी हुए, और इस तरीके की कन्फ्यूजन ने पोलियो जैसी बीमारी को बढ़ने में बहुत मदद की। तो मेरा ये मानना है कि शरीयत में बहुत से मामलात में आसानियाँ पैदा की हैं। तो शरीयत के जो आसानी वाले मामलात हैं उनको देखते हुए
इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। बावजूद इसके जब देश में वैक्सीन के ड्राई रन तक की शुरुआत होने जा रही है, तो किंतु परंतु लगाकर भ्रम फैलाने में कुछ लोग जुटे हैं। अगर ये नाजायज और हराम चीज है और ये पक्की बात है, तो मैं तो यही कहूंगा कि नाजायज चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेथियां और भी इलाज मौजूद। ऐसे ही भ्रमों और अफवाहों के कारण कोरोना की जांच के दौरान देश ने देखा था कैसे कुछ गलियों में संक्रमण की जांच करने गई मेडिकल टीम पर पत्थर फेंककर हमला तक किया गया। जब टीका आने की खबर आ गई तो सरकार ने भी जनता को अफवाहों की वैक्सीन से दूर रहने की नसीहत दी है। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई होगी, जहां वो जनता को वैक्सीन पर झूठ की सिरिंज से बचाकर टीका लगा पाएंगे। आज तक ब्यूरो। कोरोना पर जीत की तैयारी की तरफ नए साल के आगाज के साथ ही बड़ा कदम उठा लिया गया था। भारत भी अब अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो कि कोरोना को हराने वाली वैक्सीन से लैस है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। साल 2021 आने से चंद घंटे पहले कोविशील्ड को एक्सपर्ट की मंजूरी की सिफारिश से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने बात कही। मौका गुजरात को एम्स की सौगात का था, लेकिन प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं कोरोना को लेकर अगली चुनौती की फिक्र थी। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। अब सवाल यह है कि जब भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब प्रधानमंत्री ने साल 2021 के लिए नया मंत्र क्यों दिया? दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। जानकारों का मानना है कि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद कोविशील्ड के जल्द इस्तेमाल का रास्ता खुल सकता है। इससे पहले अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी। चीन ने स्वदेशी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी है। रूस पहले ही स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के जरिए मास वैक्सीनेशन कर रहा है, और कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। यानी दुनिया नए साल में कोरोना संकट के हल की तरफ जा रही है। फिर क्यों प्रधानमंत्री लोगों को कोरोना के खतरे को न भूलने की चेतावनी दे रहे हैं। बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो।
प्रधानमंत्री का इशारा ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन की तरफ है, जिससे ब्रिटेन तेजी से कोरोना फैलने का जिम्मेदार माना जा रहा है। नौबत ये है कि भारत समेत दुनिया भर के देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है और वहाँ की सरकार को सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ये ब्रिटेन का मैनचेस्टर है, जहाँ पर नए साल पर सड़कें सूनी है। मार्केट, बैंक और मॉल सब कुछ बंद है। ये उस देश का हाल है जहाँ पर कोरोना वायरस की सबसे पहले दवा पिलाई गई, जिसे देखकर सारी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लेकिन टीकाकरण को देखकर कोरोना को हल्के में लेने की आदत शायद ब्रिटेन के लोगों को भारी पड़ गई।